मॉर्निंग। आज डेट है 21 अप्रैल और आज हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज जो है ना रामनवमी भी है, तो पूरे पेपर में लगभग रामनवमी से संबंधित खबरें ही भरी हुई है। तो हमारा ये सेशन थोड़ी देर ही चलेगा और काम की चीज़ों को देख लेते हैं। पहले मंगल ग्रह पर नासा के किस हेलीकॉप्टर ने पहली बार उड़ान भरी है? तो इसका नाम है इंजेन्यूइटी इसका नाम है और ये एक इतिहास रचा गया है। आप देखें तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक दूसरे ग्रह पर नासा ने अपना हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है, यानी पृथ्वी लोक ने एक दूसरे ग्रह पर अपना एक यान उड़ा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले इस हेलीकॉप्टर का साइज काफ़ी छोटा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर जो होता है पृथ्वी का, उससे टोटल डिफरेंट है एटमॉस्फेयर मंगल का, और वहाँ पर ग्रेविटी वगैरह इश्यूज़ है, यानी ग्रेविटी काफ़ी कम है पृथ्वी की अपेक्षा। तो वैसे सिचुएशन में वायुमंडल का डिफरेंस है और बाकी चीज़ें हैं, अपना हेलीकॉप्टर उड़ा देना ये बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा की किस नदी पर केंद्र सरकार रोपेक्स सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है? तो यह है धामरा नदी। भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली S-400 नवंबर में किस देश से मिलेगी? रूस से मिलेगी। इसमें तो काफ़ी पुरानी खबर है ये। अगला हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ICCR ने संस्कृत सिखाने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? तो देखिए इसका नाम है लिटिल गुरु। लिटिल गुरु जो है वो मोबाइल ऐप जो है वो संस्कृत सिखाएगा। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि संस्कृत जो है ना वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है। इसलिए क्योंकि संस्कृत जो है ना उसकी जो विरासत है काफ़ी समृद्ध है और उसमें हर एक शब्द को उसी रूप में लिखा जा सकता है, उसमें कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स नहीं है संस्कृत में। ठीक है। दुनिया के किस देश ने 100% कोरोना टीकाकरण के बाद मास्क से आज़ादी पा ली है? तो ये है इजराइल। इजराइल ने 100% जो है अपने यहाँ टीकाकरण कर लिया है, अब वहाँ किसी को भी मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा रद्द कर दी है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है। वो पहले एक कॉमेडियन थे और अभी भी भले वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी छवि अभी भी एक कॉमेडियन की ही है। चलिए आज का नॉलेज हम लोग देखते हैं। तो 12वें प्रधानमंत्री बने थे इंद्र कुमार गुजराल। आज के दिन ही 12वें प्रधानमंत्री बने थे इंद्र कुमार गुजराल। और इंद्र कुमार गुजराल के बारे में एक बात मैं बता दूं कि पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनका जो फॉरेनर पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। देखिए ये है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोला जाता है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए इसको फॉरेन मिनिस्टर बोलूँगा, क्योंकि इसके लोग ईजिली समझ जाते हैं कि हाँ विदेश मंत्री हैं, लेकिन दरअसल वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहे जाते हैं अभी। तो इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो उनका गुजराल डॉक्ट्रिन जो है वो काफ़ी फेमस है। गुजराल डॉक्ट्रिन को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। तो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR हो, यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हो, वो एक बार इसको चाहें तो देख लें। तो 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। 19 मार्च 1998 यानी करीब 1 साल तक प्रधानमंत्री रहे गुजराल। इससे पहले विदेश मंत्री भी रहे थे। गुजराल राज्यसभा से मनोनीत होने वाले तीसरे प्रधानमंत्री थे। इनसे पहले इंदिरा गांधी और HD देवगौड़ा राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। हम लोग आगे देख लेते हैं आज का न्यूज़। और आज ही के दिन 21 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा शब्द ब्रिटिश काल के तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में चलन में आया, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुधार किया। भारतीय इतिहास में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। भारत में 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो 2006 से हुई थी, तो इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पिक्चर नोट्स को भी देख लेते हैं। तो इसमें हाईलाइटेड सब जीके की तैयारी में काम आएंगे। यह तस्वीर पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यूनिट MK3 की है, जिससे भारतीय नौसेना के एयर स्क्वाड्रन 323 में शामिल किया गया है। यह यूनिट INS हंस पर तैनात होगी। ALH MK3 भारत के तटीय इलाकों में सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं बैकाल GVD सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप। हाल ही में रूस के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े अंडर वाटर टेलीस्कोपों में से एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसका नाम बैकाल GVD गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर है।
इस टेलीस्कोप को साइबेरिया में दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप के बनने की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। इसके निर्माण का उद्देश्य ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कण को जो पकड़ से बाहर हैं और जिन्हें न्यूट्रिनो कहा जाता है के अध्ययन और उनके स्रोत के बारे में पता लगाना है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान ज्ञात द्रव्यमानों में सबसे कम होता है। दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर में से एक बैकाल जीवीडी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह हाई एनर्जी न्यूट्रिनो का पता लगा सके जो संभवतः पृथ्वी के कोर से आते हैं या फिर वे सूर्य में परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पादित होते हैं। चूँकि कुछ न्यूट्रिनो की उत्पत्ति बिग बैंग के दौरान हुई थी तथा सुपरनोवा विस्फोटों अथवा सूर्य में होने वाली परमाणविक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अन्य न्यूट्रिनो का निर्माण होना जारी रहा, इसलिए इनका अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझने में मदद मिलेगी। देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिनो जो है वो किसी भी माध्यम से पार कर सकती है, यानी कि हमारे शरीर के आर पार चली जाती है, हमारे बिल्डिंग्स के आर पार चली जाती है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट जो आती है तो सनलाइट को कोई ऑब्जेक्ट मिला रास्ते में तो सनलाइट वहीं तक रुक जाती है, लेकिन सनलाइट के साथ जो न्यूट्रिनो के जो कण आते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स को पार कर जाते हैं। यानी कि हम मकान के अंदर बैठे हैं और तब भी जो न्यूट्रिनो होता है हमारे शरीर से आर पार होते रहते हैं, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करते। इससे किसी किस्म का नुकसान इंसान या किसी वस्तु को या पेड़ पौधों को नहीं होता। तो इसलिए ये न्यूट्रिनो जो है वो बहुत खास है। तो न्यूट्रिनो के ऊपर इसलिए ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है क्योंकि अगर न्यूट्रिनो के ऊपर अच्छी रिसर्च होती है तो मेडिकल्स जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। आप सोच के देखिए कि आप अपना एक्सरे कराने जाते हैं और आप जैसे ही एक्सरे कराने जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि एक्सरे के जो हानिकारक इफ़ेक्ट हैं उन्होंने आपके कई सारे टिश्यूज़ को डैमेज कर दिए हैं। तो बार बार एक्सरे कराना जो है एक तरह से काफ़ी हेल्थ इफ़ेक्टिव होता है और काफ़ी हेल्थ पे निगेटिव प्रभाव होता है इसका। इसलिए न्यूट्रिनो जैसे जो प्रयोग हैं वो इसलिए जारी हैं क्योंकि उससे जो मेडिकल साइंस में क्रांति आएगी वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी। तो इसलिए न्यूट्रिनो के ऊपर में भारत में भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है। तो भारत में कहाँ पर न्यूट्रिनो की रिसर्च लैब स्थापित की गई है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे अगर किसी को परेशानी हो तो गूगल सर्च में भी देख ले, तमिलनाडु के साइड में है, कौन से एरिया में है, पहाड़ों के बीच में स्थापित हो रही है। लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। द हिंदू का एक लंबा चौड़ा आर्टिकल इसके ऊपर में कई बार छप चुका है, तो आप इसको देख लेंगे। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी झील है ना, वो बैकाल झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। चलिए आगे निकलते हैं। अब आते हैं आपदा प्रबंधन पर। हम जानते हैं कि हमारा जो बिहार है वो खास करके एक आपदा से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और वो आपदा है बाढ़। बाढ़ की समस्या जो है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, उत्तर बिहार में। लेकिन उसी समय बहुत अजीब रूप से जो दक्षिण बिहार होता है वो सूखे की समस्या से ग्रसित होता है। तो हम लोग आपदा प्रबंधन में काफ़ी चीज़ों को देखेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, बिहार में बन रहा है जल निकायों का एटलस। भारत अपने जल निकायों का एटलस तैयार करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। इससे पहले अमेरिका ने ऐसा किया है। देश में इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। बिहार सरकार ने अपने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य के 2 लाख से अधिक तालाबों, पोखरों, नहरों, आहारों व पाइन के प्रमाणिक विवरण जमा करने का काम शुरू किया है, जो जल्द ही आधिकारिक तौर पर उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने 3 विभाग, राजस्व व भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग इस काम में लगे हुए हैं। इन आंकड़ों से आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल स्तर के रखरखाव, पुरातात्विक स्थलों की खुदाई और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकेगी। बिहार के वाटर बॉडीज के गजेटियर कम एटलस के जून 2021 तक प्रकाशित होने की उम्मीद है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस काम के लिए स्टडी टुडे को अधिकृत किया है। उत्तर बिहार के जिलों में लगभग काम पूरा हो चुका है। जल्द ही दक्षिण बिहार के जिलों में यह काम होगा। यह गजेटियर कम एटलस 200 से 250 पेज की किताब होगी, जिसमें जल निकायों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व, जलवायु, कृषि, उद्योग और पर्यटन आदि से संबंधित जानकारियाँ भी उपलब्ध होगी। तो देखिए, आज जो है काफ़ी कुछ है नहीं करने को, तो हम लोग अपना जो आज का डिस्कशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।